हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस वांगशन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हाँ गाइस, मैं जानती हूँ मैं ठीक से अपडेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी घर में कुछ इशू चल रहे हैं। इसकी वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी अब मेरी फैमिली है तो शायद मुझे लगता है कि अब से शेयर करनी चाहिए। क्या है ना गाइस कि मेरी माँ ने मेरी दी की ज़बरदस्ती लड़के लड़के देखने के लिए बुला लिया था ताकि वो जल्द से जल्द मेरी बहन की शादी करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मेरे फादर को ब्लैकमेल कर दिया, इमोशनली कर दिया ताकि ताकि मेरी बहन की शादी जल्द से जल्द हो सके। पर मेरी बहन तो कुछ बनना चाहती थी। वो एक अग्री स्टूडेंट थी और अभी वो काम भी कर रही है। उसे क्या बोलते हैं, उसे तो सरकारी नौकरी करने का पता नहीं क्यों एक अलग ही जुनून था। इसलिए वो हमेशा एग्जाम लिखती थी, नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ प्राइवेट में भी काम करते रहती थी। क्योंकि वो मेरे चाचा एक इंसान है, उन्होंने अग्री में एक आयर ऑफिसर का पोस्ट में काम कर रहे हैं। वो उनसे भी कुछ मदद मांगती थी। एक बार उसने एग्जाम भी लिख लिया था और इंटरव्यू भी अटेंड कर दिया था। इसलिए वो इंतजार में थे कि कब उसे अपॉइंटमेंट आएगा। पर मेरी माँ को तो इस सब से लेना देना ही नहीं था। वो सिर्फ उसे शादी करवाना चाहते हैं। और हाँ, संडे के दिन ना लड़के वाले भी मेरी बहन को देखने के लिए आ गए थे और मुझे मेरी माँ ने एक कमरे में बंद करवा दिया था। उन्हें लगता है कि मैं एक शरारती लड़की हूँ, मैं एक शैतानी लड़की हूँ और मैं कुछ भी ऐसा वैसा करूँगी। इसलिए मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था उनकी छोटी बहन के साथ। बाप रे, सच में उस दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। पर मेरी माँ का जो भी प्लान था वो सब कुछ एकदम चौपट हो गया। संडे के दिन तो वो लड़के वाले देख कर गए थे। मेरी दी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। पर मंडे को मेरी दी को मेरे चाचा ने फ़ोन कर बोला था कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और वो बुधवार से यानी कि वेडनेसडे से ज्वाइन कर सकती है। तब जाकर उसके जान में जान आई। फिर भी मेरी माँ नहीं मान रही थी। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हें नौकरी भी मिल गई ना जो तुम चाहती थी, तो अब शादी भी कर लो। पर हमें उस लड़के वाले घर के बारे में ठीक ठाक से पता करने के बाद हमें पता चला कि वो लोग जैसा है दिखाते हैं वैसा है नहीं, वो बहुत खराब लोग हैं। तब जाकर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो मेरी माँ से एकदम झगड़ा करने लग गए थे। इसलिए ना मेरे घर में अभी थोड़ी दिन के लिए एकदम टेंशन वाला माहौल है। इसलिए मैं ठीक से अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ गाइस। चलो, आज मौका मिल गया। और हाँ, मेरी बहन भी आज उसका पहला दिन है तो वो अपने ऑफिस के लिए भी निकल गई है। कम से कम आज तो मेरा जान सबसे छूटा। इसलिए मैं सोची कि आज रिकॉर्ड कर लूँ। पर मेरा मन में ना पता नहीं क्यों आज सुबह से एक विचार चल रही है। हाँ ठीक है, मेरी बहन एग्ज़ाम लिखा है और उसको नौकरी मिल गई है। फिर भी आजकल तो ना गवर्नमेंट की नौकरी यानी कि सरकार की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है ना। कई लोग हैं जो रिश्वत लेकर ही उस पोस्ट को देते हैं। नहीं तो अच्छी बड़े इंसान की क्या बोलते हैं, जान पहचान होनी चाहिए। हाँ, मेरी बहन के लिए तो मेरे चाचा जी थे। उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी है और उसे एक मौका दे। नहीं तो क्या मेरी बहन को नौकरी मिलती। मेरी बहन के लिए तो मेरे चाचा जी थे। पर मेरी बहन जैसे कितने लोग होंगे, वो भी तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, सब कुछ भी किया होगा। सच में आजकल ना सरकारी नौकरी ना या रिश्वत दे के या बड़े लोगों की जान पहचान की वजह से ही मिलता है। सच में ये बात ना मेरे दिमाग में घर कर गई।
एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ना हो। कम से कम मैं तो खुद की मेहनत से कुछ काम करूं तो खुद की मेहनत से ही करूं, किसी की सिफारिश के बिना। चलो गाइस, बहुत हो गया। चलो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि युद्ध की तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है और सब लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं और सब लोग बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि अचानक हुए ये बात ने सबको डरा दिया था। इन्हें अचानक ही सबको बताया कि अब युद्ध शुरू होने वाली है, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एकदम डरे हुए भी हैं, क्योंकि वो जिससे मुकाबला करने वाले हैं वो डेमॉन्स है, डेमॉन्स की जनरल है। यही सोचकर परेशान हुए जा रहे थे। और मैडम यू तो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। वो सोचती है कि उसका बस अभी उसका जिरियन भी नहीं है ना। उस दिन तो व्हाइट फोनिक्स ने उसकी जिरियन का चकनाचूर कर दिया था। अब वो क्या करेगी, यही सोच जा रही थी। हर कोई परेशान है। तभी ना वो पर रेड फोनिक्स आते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं भी अब सबके साथ हूँ, अब को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला है। तो सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि रेड फोनिक्स है, उनकी गार्ड है, उनके साथ देते हैं तो जीत कहीं ना कहीं उनके ही पक्ष में होगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तभी देखते हैं कि सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं। क्या बोले, मिंजो और उनका हस्बैंड क्लैंसी चैन, और हाँ मिंजो भी उनके साथ आ रहा है। वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो डेमोन्स की साइड है, वो यही जता रहा है सबको कि वो भी उन्हीं के साथ है। वो सबको कंसर्न भरी बातें कर रहा था, अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में ला रहा था कि वो बोल रहा था कि हमारी जीत होगी, ऐसा बोल रहा था। जनशाह आखिरी बार लैंसेचन को देखते हैं और सोचता है कि इस युद्ध में उसका जान क्यों ना चला जाए, पर वो हंस कर दे देगा। कम से कम वो अपने प्यार लैंसेचन को एक बार देख तो पाएगा, यही सोचकर वो हैप्पी है। और वो भी युद्ध के लिए एकदम तैयार होकर आ रहा था। तभी वो बाउशनसन देखती है कि सामने से लैंजान और विंग आ रहे हैं, और उन दोनों को देखती है तो बोलती है कि विंग यहाँ पर आ जाओ, ऐसा बोलती है। तो विंग भी उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी लैनी बोलती है विंग इधर आओ, ऐसा बोलकर कुछ स्पेल करती है उसके। तभी ना उसके हाथ से ब्लू लाइट निकलकर विंग के अंदर ट्रांसफर होना शुरू कर देती है। सब लोग सिर्फ देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रहे हैं कर। तो बाउशनसन बोलती है क्या तुम सबके लिए तैयार हो, ऐसा बोलती है। तो विंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा, इसके लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, ऐसा बोलता है। सबको कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो खैर कुछ पूछ भी तो नहीं सकते हैं ना, तो सब लोग खामोश खड़े हुए थे। तभी बाउशनसन क्या करती है, अपने हाथ से एक वेल को लेकर वापस से विंग के मुंह पर लगाती है। तो कुरैन बोलते हैं ग्रैंड मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, सब तो जानते हैं ना कि विंग कैसा दिखता है। अब तो हर कोई जानता है कि विंग कौन है और कैसा दिखता है, और ऊपर से ये कांग्सी सरन की बेटा है, तो किस बात के लिए वापस से उसकी मुंह को टक रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ना बाउशनसन हंसती है, हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए उसे मुंह पर वेल लगा कर रखने दो, शायद उसके बाद उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसा बोलकर वो लैनी की तरफ देखती है। तो लैनी हंसती हुए बोलती हाँ सही कहा तुमने, थोड़ी देर तो उससे ये वेल लगाने दो, उसके बाद इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोलकर वो लैनकोरन की ओर देखते हैं। लैनकोरन कुछ समझ नहीं आता, फिर भी अपने सर को नोट कर रहता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या अब भी कुछ बात है, खैर छोड़ो, जब मास्टर को बताना चाहेगी तब खुद ब खुद मास्टर उससे बता देगी, यही सोचकर सब लोग जो युद्ध के लिए सब लोग बाहर खड़े थे, लैंड क्लैन के बाहर सब लोग चले जाते हैं। वैन रोहन भी अपनी सेना लेकर आ चुका था, वो भी तो अभी लैंड सिप के साथ दे रहा था ना, सब लोग चले जा रहे थे। जैसे ही सामने देखते हैं कि वो विच और जनरल दोनों खड़े हुए थे, वो दोनों सिर्फ
इन लोगों के तरफ देखकर एक इविल स्माइल दे रहे थे। और मेंगे अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो सोच रहा था कि आज सब कुछ तबाह होने वाला है, आज के बाद उसका प्लान सीजन उसी का हो जाएगा। तो एकदम एक कनिंग से स्माइल कर कर वो ऐसा दिखा रहा था कि वो उनकी तरफ एक नफरत की नज़र से देख रहा है, ऐसा वो दिखा रहा था। तभी वो विच बोलती है, देखो तुम्हारे पास एक मौका है, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आप लोग उस ओमेगा को मेरे हवाले कर दे और उस रेड फोनिक्स की ग्रैंडसन और गॉर्डन फोनिक्स को भी हमारा हवाला कर दे। तभी ना वो विच बोलती, मैंने क्या अपने मुंह से गलत शब्द बोल दिया? नहीं 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 नहीं, हमें गोल्डन फोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार अभी हमारे पास तो पावर्स है ना, इसलिए बस फिलहाल के लिए उस ओमेगा को हमारे हवाले कर दीजिएगा, ऐसा बोलती है। तो सब लोग ने गुस्से में देखते हैं। तो मैडम यूँ बोलती है, क्या मतलब है? रेड फोनिक्स यानी कि वो गोल्डन फोनिक्स कितना पावरफुल है, आप गोल्डन फोनिक्स को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा पूछती है। तो विच बोलती है, अच्छी बात पूछा तुमने, पर हमारे पास तो गोल्डन फोनिक्स की पावर है ना, ऐसा कर कर वो एक झलक दिखाती है। ये दिखाने के बाद तो सब लोग एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे उस जनरल की हाथों से गोल्डन कलर की एकदम लाइट चमक रही है। ये गोल्डन फोनिक्स के एक निशान है। इसका मतलब डेमल्स को पता चल चुका है क्या लैंजन की सारी बातों के बारे में, इसलिए उन्होंने हत्या लिया क्या गोल्डन फोनिक्स की पावर को, ऐसा सोचे जा रहे थे। और अब तो वो हर कीमत में विंग को तो उनके पास नहीं देंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि विंग के पास भी कितना ज़्यादा पावर्स है। पहले से ही उन्होंने लैंजन की पावर को ना चाहते हुए भी बचा नहीं पाए। अब विंग को तो उनके हवाले हरगिज़ वो नहीं कर सकते, इसलिए सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो विच बोलते हैं, तो ठीक है, सब लोग आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा बोलती है और एक इविल प्लान करती है। तभी ना वो जनरल एक हाथ को हिलाता है। जनरल की हाथ को हिलाते ही कई सारे तो बोलते ना कल्टीवेटर्स के ऊपर एकदम ना आग आकर लगने लग जाते हैं, एकदम बुरी तरीके से लगती है। इसलिए ना वो कल्टीवेटर्स ना एकदम तड़प कर उसी जगह पर एकदम मर जाते हैं। ये देखने के बाद तो सब लोग एकदम डर जाते हैं। और ये देखने के बाद तो लैंसन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो तुरंत अपने फोनिक्स की आकार रूप पर आ जाता है। भले ही उस जनरल के पास लैंसन की शक्तियाँ हैं, पर वो कभी भी गोल्डन फोनिक्स की रूप पर तो नहीं आ सकता, बस उसका शक्ति वो यूज़ कर सकता है, वो कभी फोनिक्स के रूप में बदल नहीं सकता। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मैं गोल्डन फोनिक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो क्या हुआ, आखिरकार उसके सारे पावर्स तो मेरे पास है ना, ऐसा बोलकर वो गोल्डन फोनिक्स के साथ झगड़ा करने लग जाता है। जैसे ही गुस्से में आकर लैंसन उस जनरल के ऊपर आँख उबलता है ना, तभी वो क्या बोलता है, उसके उलट उसी के ऊपर लगती है। तो वो जनरल हंसता है, वो ना एकदम तेज हंसता है। वो बोलता है कि गोल्डन फोनिक्स, एक बात याद रखना, जैसे ही तुम मेरे ऊपर हमला करोगे ना, उसका सारा जो दर्द है, जो सारे चोट है, तुम पर ही लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ ना, वो सब तुम्हारा है। इसलिए मुझे जो भी तकलीफ होगा, दर्द होगा, वो तुम्हें ही लगेगा। हाँ, हर कोई मुझे तकलीफ दे सकता है, पर तुम नहीं, तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। शायद तुम्हारे ओमेगा या तुम्हारे कल्टीवेटर्स जो तुम्हारे पास है वो मुझे हार्म कर सकते हैं, पर तुम नहीं। अब क्या करोगे? यहाँ पर सिर्फ तुम थे जो मुझे हराने के काबिल थे, पर अब यहाँ पर कौन है जो मुझे हरा सके? तुम्हारे ग्रैंडपा। तुम्हें पता है, तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। जो तुम लोग जो तुम्हारी ग्रैंडपा को गार्ड कर ना एकदम पूछते हैं ना उन्हें, असल में बताता हूँ, वो उनके लायक ही नहीं थे। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उन्हें अपने कब में ले लिया था और मैंने क्या क्या करवाया है तुम्हें पता है? मैं जब बोलूँगा ना तुम्हें अच्छा लगेगा।
मेरी बातें सब सुनकर, ऐसा बोलकर वो एक स्मेल करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे ग्रैंडपा के हाथों से, मैं नहीं तुम्हारे फादर को मरवाया था, और तुम्हारी सारे क्लैन का बर्बादी मैंने किया था, और कहीं ना कहीं मैं ही वजह हूँ तुम्हारी माँ के मरने की। कैसे लगा मेरी बातें सुनकर? बताओ, वो कैसे गार्ड हुए जो मेरे कंट्रोल में आ गए? वो किसी के कंट्रोल में आ सकते हैं? बताओ ना, बताओ आप, वो कैसे गार्ड बन सकते? वो कैसे गार्ड हैं जो किसी के वश में आ जाए, वश में आ जाए? वो गार्ड भला कैसे हो सकते हैं? पर ये पागल लोग उन्हें ही पूछते हैं। ऐसा बोलकर वो हंसता है। ये सब सुनने के बाद ना लैन क्लैन के जो भी लोग थे, एंडर्स थे, लैन सिचन, कुरैन, सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। वो तो अभी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे पूरे लोग। हाँ, कुरैन को तो पता है कि उसमें रेड फोनिक्स की कोई गलती नहीं है, पर हर कोई नहीं जानता है ना, तो वो सब अपना एकदम जनरल के ऊपर गुस्से में देखते हैं। इसका मतलब यही उनकी बर्बादी की असलियत में वजह है, ना कि रेड फोनिक्स, ना कि व्हाइट फोनिक्स। इन्होंने क्या गलत समझा, ऐसा बोलकर ना वो एकदम गुस्से में बोलते हैं कि हाँ, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। ये सब सुनने के बाद तो रेड फोनिक्स की आंखों से एक बूंद आंसू गिरते हैं। तो वो डेमन जनरल बोलता है, क्या हुआ? दुख लगा अपनी बेटी की बारे में सुनते ही? फिर भी मुझे अच्छा लगा तुम्हें उसी दिन मानकर तुम्हें उसको मेरे बेटे के साथ शादी करवाना चाहिए, ना कि इस मामूली कल्टीवेटर के साथ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मेरी बेटे को रिजेक्ट किया तो उसका सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी ना, इसलिए मैंने उसे मौत का सजा दिया। और जिस इंसान ने उसे उस व्हाइट फोनिक्स को चुनने की जरूरत की, उसको भी तो उसका कीमत चुकाना पड़ा है ना, इसलिए वो उसका जान देकर उसकी कीमत चुकाया है। अच्छा है ना, दोनों को मार दिया, मारे गए थे। उनका बच्चों को भी कितना ज्यादा तकलीफ दिया था, पता है मुझे कितना ज्यादा सुकून मिला था, क्योंकि आखिरकार उसी की वजह से मेरी गॉड ने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका तो कीमत तो तुम सबको चुकाना ही था, इसलिए मैंने मार दिया। अब मेरे बेटे की आत्मा को ना एकदम शांति मिलेगी, ऐसा बोलकर वो हंसता है एकदम पागलों की तरह। तभी ना ये सब कुछ सुनने के बाद तो सब लोग ना उन्हें क्या करे समझ ही नहीं आ रहा था। पर वो जनरल जैसा जैसा बातें कर रहा था ना, उससे ज्यादा वो अपने हाथों के इशारों से हमला भी कर रहा था। पर सामने खड़े जो कल्टीवेटर्स थे वो सिर्फ सुन ही रहे थे, हमला कोई नहीं कर रहा था। इसलिए वो लोग अचानक हुए हमले से मर भी रहे थे। तभी ना ये सब कुछ देखने के बाद तो विंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत फ्लूट लेकर बजाना शुरू कर देता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में वो फ्लूट को बजा रहा था। वो जैसे जैसा बजा रहा था, उसके आंखों वो उसके सामने से पूरी तरीके से काला धुआं एकदम इकट्ठा होने लगा था, और वो पूरे वो डेमोनिक पावर्स है ना, वो सारे डेमन्स को भी पूरी तरीके से मारने लगा था, क्योंकि वो उनकी आधी पावर्स थी, इसलिए उन्हें वो कमजोर कर रही थी। वो बीच देखते, अच्छा तो ओमेगा, तुम हमारे पावर से हमें ही कमजोर करोगे? हम ऐसा होने देंगे तब तुम ऐसा करोगे? ऐसा बोलकर वो एकदम तेजी से जाते हैं। वो अपने जो कपड़े के अंदर एक छोटी सी चाकू को छुपाई हुई थी, उसमें पहले से उसने जहर को, कुछ बहुत खतरनाक जहर को उस चाकू पे लगाया हुआ था, वो लेकर आती है। वो एकदम गायब होकर तड़ाम से टीम की पीठ पर उस चाकू को यानी कि लगा देती है। चाकू से उसके पेट पर वार कर देती है। वार करते ही ना एकदम विंग रुक जाता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो फ्लूट बजाने में इतना ज्यादा व्यक्त था कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसे ध्यान से देख ही नहीं पाया था। जैसे ही विंग की फ्लूट की बजाने की आवाज खत्म होती है ना,
सब लोग ना विंग की ओर देखते हैं। सब लोग देखते हैं कि अभी वो काला धुआं भी एकदम हट गया था और विंग की पीठ से एकदम खून बह जा रही थी। खून ना एकदम नीचे बह जा रही थी और लांजान ये सब देख एक पता एकदम चीख मारता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। जैसे जैसे वो अमला उस जनरल पर करता, वो सिर्फ उसे ही वापस से लगता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी वो देखता है कि वो विच विंग पर चाकू से हमला कर दिया है और विंग की मुंह से खून बह जा रहा था। और रेड फोनिक्स भी उस जनरल की बातों में ही थी ना, दे तो वो भी ध्यान से देख नहीं पा रहे थे। तभी वो विच हंसती है, देखा इतनी सी बात, देखा इस ओमेगा को मारने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, जब इतना चंद समय का ही बात था। मैं काम हम इसीलिए बहुत सेना क्यों लेकर आए, हम तो सीधा एक चाकू लेकर इस ओमेगा को ऊपर वार कर दिया तो हम आसानी से इस ओमेगा को ले जा सकते हैं और ये गोल्डन फंक्स पे बात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काम अपने हमारी बड़ा सीने को लेकर आ गए। इन नहीं बोलते ना, इन छोटे से कल्टीवेटर को मारने के लिए हमारा एक इशारा ही काफी है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को मारने के लिए, ऐसा बोलकर एकदम हंसती है। हाँ, फिर वो देखती है कि उस ओमेगा को देखती है, वो ओमेगा के मुंह से भी खून बह रहा था, फिर भी वो उसे ही देखे जा रहा था। तो वो विच बोलती है, तुम ओमेगा बेवकूफ, आखिरकार तुम अपने फेस पर इतना वेल क्यों लगाया हुआ है, आखिरकार मैं भी तो देखूं तुम कैसे दिखते हो। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए ना वो बेवकूफ, वो वेंद्रोहन का बेटा हमारे ऊपर हमारे सामने आकर घुटनों पर बैठा था कि वो तुम्हें चाहता है कर। और हाँ, इस व्हाइट फोनिक्स के बेटे भी तुम्हारे पीछे पागल होकर पड़ गया है। देखो तुम्हारे वो अल्फा को देखो, कैसे आंखों से आंसू बह रहा है उसकी। आखिरकार मैं भी तो देखूं क्या तुम उतने ज्यादा खूबसूरत हो कि नहीं। ऐसा बोलकर ना वो विंग के पास आती है और एकदम से उसके मुंह से उस वेल को हटाती है, और जैसे ही हटाती है ना वो एकदम से वहां पर फ्रीज होकर खड़ी रह जाती है और सिर्फ विंग की ओर ही देख रही होती है। ना कुछ बोलती है, ना उसके मुंह से कुछ आवाज भी निकलता है, वो सिर्फ ना विंग को देख रही होती है। और बिच को ऐसा घबराया हुआ शकल लेकर उस ओमेगा को देखते हुए वो जनरल भी नोटिस कर लेता है और वो सोचता है ये बिच को क्या हो गया, वो इतना ओमेगा को देखकर इतना डरे हुए और सहमे हुए क्यों है, क्या सच में वो ओमेगा इतना ज्यादा बदसूरत है क्या। यही सोचकर वो भी धीरे धीरे उस विच की तरफ पढ़ने लगता है, सबको नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है, इसलिए उसे कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए वो धीरे धीरे उस विच के पास जाता है, पर वो विच धीरे नीचे देखती है, जैसे जैसे विंग के खून नीचे गिर रहे हैं ना, वो खून एकदम उस खून में से एकदम धुआं निकल रही है और वो उधर उसका गला ऐसा लग रहा था उसका गला सूख रहा है। वो जेटर भी वो विच के पास चला जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इसे इतना परेशान होकर देख क्यों रही हो, ऐसा बोलती है। तो विच ना उसकी सर को पकड़ता है और उस ओमेगा की तरफ घुमाता है। तब वो जनरल भी उसे देखता है ना, वो भी एकदम डर जाता है, वो एकदम अपने घुटने पर आ जाता है और विंग एकदम दर्द भरी एक चीख मारता है। जैसे ही वो चीख मारता है ना, उसकी वो भयानक चीख सुनकर एकदम से पता नहीं कैसे वो स्वाड जो डमल्स गार्ड की स्वाड थी वो एकदम उड़कर विंग के हाथ पर एकदम आ जाती है। और हाँ, उस स्वाड को देखते ही एकदम से और विच और वो जनरल
वो तो अपने घुटनों पर विंग के सामने बैठ जाते हैं और विंग उस स्वार को पकड़ते ही ना, पता नहीं उसे क्या होता है, उस स्वार को वो पकड़ते ही ना एकदम से उसके चारों तरफ से एकदम की रेड कलर की रोशनी उसे कवर कर लेती। पूरी तरीके से रेड कलर की रोशनी की अंदर डूबा हुआ था विंग पूरी तरीके से, और ऊपर से वो हवा में लहरा रहा था, तैर रहा था, उस हवा में तैरते जा रहा था, एकदम ऊपर उड़ते ही जा रहा था। सब लोग उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अभी तो वो विंग को चढ़ा रही थी, उसे बातें सुनाई रही थी। वो जैसे ही उस वेल को हटा दिया था, वो विंग को देखकर डर गई, और वो वैसे ही हाल उस जनरल का भी हो गया। और अचानक से कहीं से एक स्वाड़ आकर विंग के हाथ पर आ गई, और विंग भी अचानक पूरी तरीके से रेड कलर के धुआं में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर से वो ऊपर उड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वेन ट्रूहान, जिन गुआंगशान, फेंगमियान और यू सब लोग ना कुरन की ओर देखते हैं। कुरन को भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कुरन ना बोलते कि मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा बोलते हैं। सब लोग ना दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर रेड फोनिक्स और बोशन सायरन लैनी खड़ी थी। वो तीनों स्माइल कर रहे थे। तो ये सब लोग जट कल्टिवेटर्स सब लोग ना एकदम उनको सर को पकड़ लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये तीनों हंस रहे हैं। और लैजान की ओर भी देखते हैं कि लैजान एकदम खामोश था। ऐसा लग रहा है कि लैजान को भी सब कुछ पहले से ही पता था, ऐसा लग रहा है। फिर सिर्फ उन लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, ऐसा ना उन्हें समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद ना एकदम विंग एकदम जमीन पे आ जाता है, और उसकी आँख पूरी तरीके से रेड कलर में था, पूरी तरीके से रेड कलर में था। पर उसकी आँख अभी भी बंद थी, वो खुला नहीं था, अभी भी बंद थी। फिर भी उसके चारों तरफ अब रेड कलर की नहीं, एकदम ब्लैक कलर की रोशनी घूम रही थी, ब्लैक कलर की धुआं घूम रही थी, और वो जमीन पर था पूरी तरीके से। और रेड फोनिक्स ना एकदम स्माइल कर रहे थे, और बोलते उस जनरल की तरफ देखकर बोलते, आप बोलो क्या सच में, बताओ क्या तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो, बताओ अब देखो कि यहाँ पर आखिरकार कौन पावरफुल है, बताओ, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। तो वो जनरल बोलता है, क्या आपको पहले से, तो ना रेड फोनिक्स हंसते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, मैं तो इसी समय का इंतजार कर रहा था, तुम्हें क्या लगता, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, और तुम अपने बातों की चाल से मुझे बताओगे कि तुम मेरी बेटी की बात मेरे सामने करोगे, तो मैं एकदम कुछ ना कर एकदम स्टंट करना रहूंगा, ऐसा तुमने कैसे सोचा था। मैं सब कुछ जानबूझकर ही ऐसा कर रहा था, ताकि ऐसा भी हो, तभी तो डेमन कर सबके सामने आएंगे, इसलिए तुमने शांत करा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं एकदम अपनी बेटी की बात सुनकर एकदम नर्वसली खड़ा हुआ हूँ, एकदम अपनी गिल्ट पर खड़ा हूँ, नहीं, मैं जानता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए मैं ऐसा करा था। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा सब कुछ तुम्हारे ही मुताबिक हो रहा है, नहीं, यहाँ जो भी हो रहा है ना, सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से। तुम्हारे हिसाब से जो भी होना था वो सब कुछ पहले हो चुका था, इस बार तो नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो विच ना एकदम इसकी हाथ में एकदम कांपने लगते हैं। सब लोग बातें कर रहे थे, तभी ना वापस से किसी की चीख सुनाई देती है। तो सब लोग देखते हैं कि विंग एकदम पूरी तरीके से एकदम चीखे ही जा रहा था। वो जैसे जैसे चीखता, वो काला धुआं एकदम बड़ी होते ही जा रही थी। कुछ समय बाद वो एकदम एक विशाल ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो
गुस्से में एकदम आसमान में उड़ने लग जाता है। और उसे देखते ही वहां पर जो डेमन के सिपाही थे, सब लोग ना वो पहचान लेते हैं कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि जैसे ही उन लोग ने उस तलवार को देखा उन्हें समझने में वक्त ही नहीं लगा कि ये किसका तलवार है। इसलिए सब लोग उसी समय सब लोग शांत हो गए थे। अब जैसे ही उन्होंने उस ड्रैगन को देखा उन्हें समझने में वक्त ही नहीं लगा। वो एकदम अपने घुटनों पर आकर बैठ गए थे। उन्होंने माफी मांगने लगा कि आखिरकार उनके हाथों से कितना अनर्थ हो गया, इसलिए वो लोग घुटने पर बैठकर माफी मांगने लगा। और विच और वो जनरल दोनों देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। सबको भी पता चल गया कि आखिरकार इन चारों वर्ल्ड पर यानी कि डेमन गॉड वापस आ चुके हैं। और उन्हें यह भी इन सबको पता चला है कि यहाँ पर आखिरकार किसका राज चलता है। तो सब लोग एकदम डर गए थे। पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा था। तभी बॉक्सर सन बोलती है, जाओ जाओ तुम लैंजन जाओ, वो तुम्हारा मेट है और हाँ वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम जाओ और उसे शांत करो। अभी उसका शांत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जानते हो ना तुम, वो अभी अभी उसका ओमेगा फॉर्म में आया है, इसलिए जाओ उसे शांत करो, ऐसा बोलते हैं। तो लैंजन भी अपने सर को हिलाता है और अपनी अल्फा यानी कि वो अपनी जो गोल्डन फोनिस की फॉर्म है वो उसी रूप में चला जाता है। आसमान में उड़ते हुए वो विंग के पास जाता है और विंग के ऊपर एकदम हमला करता है, उसके ऊपर आग छोड़ता है। पहले से वो ड्रैगन उसे गुस्से में देखता है, पर कुछ समय में उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कौन है, तो वो एकदम शांत हो जाता है। और विलांसन भी उसे शांत करते हुए नीचे जमीन में आ जाता है। और जैसे जैसे नीचे आ रहा था ना, पीक भी अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है और लैंजन भी अपनी यानी कि अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है। और लैंजन की बाहों में ही विंग एकदम बेहोश हो जाता है। तभी ना वहां पर किसी की हंसने की आवाज आती है। वो बोलते, आखिरकार मैं तुम्हारे इस चेहरे को देखने के लिए कितने समय से तड़पा था। अब मैं तुम्हारी इस चेहरे को देख लिया था। बस ये शुरुआत है, देखना तुम्हारा अंत कितना बुरा होगा। ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। उसको देखते ही ना डेमन जनरल ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे। अब वो क्या पूरी तरीके से फंस चुका है। ऐसा बोलकर वो सिर्फ बोलता, क्या तुम इंसान बोलते, हाँ मैं डेमन गार्ड की जनरल हूँ मैं। ऐसा बोलकर वो कुछ अपने हाथों से कुछ ड्रॉ करता है। उसे देखने के बाद ना सब लोग एकदम, जो डेमन के सिपाही थे सब लोग एकदम से उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। वो सब लोग सुचंगाई जो खुद को डेमन की जनरल बोलता था उसके ऊपर क्वेश्चन भरी नजरों से देखते हैं कि तो ये उनका असलियत में डेमन जनरल है, तो ये सुचंगाई कौन है, ऐसा बोलकर देख रहे थे। तो जो सामने खड़ा हुआ इंसान बोल रहा था, तुमने पिछले बार कितनी बुरे काम किए थे। तुमने मेरे पीठ पर वार कर मेरे जो जगह पर तुम ले लिया था, पर अब नहीं। तुमने कितना कुछ बिगाड़ना था, बिगाड़ चुके। अब नहीं, अब सब कुछ सही होगा, सिर्फ सही, ऐसा बोलता है। तो जनरल ना एकदम सच में परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने सर को पकड़ लेता है। तो सामने का इंसान बोलता है कि अच्छा लगा, ऐसा ही सर को पकड़े रहो ना, तभी तुम्हें और भी हारता हुआ देखने में मजा आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो जनरल बोलता है कि नहीं, मैं इतनी दूर तक आकर हार नहीं मानूंगा, ऐसा बोलता है। तो इंसान बोलता है, अच्छा हार नहीं मानोगे, मैं भी देखता हूँ कि तुम हार कैसे नहीं मानोगे। हाँ, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ।
तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा बोलकर वो गुस्से से उस जनरल के ऊपर वार करता है, यानी कि सुचंद्र के ऊपर वार करता है। तो सुचंद्र है ना एकदम दूर जाकर गिरता है। तो विच ना एकदम दौड़कर जाती है। वो बोलती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हैं ना हमारे जो पिछले गार्ड थे वो अभी नहीं रहे और तुम इस पे वार नहीं कर सकते। हाँ, तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें कमांड देने के लिए तुम्हारे लिए वहाँ पर गार्ड की होने की ज़रूरत है, पर यहाँ कोई नहीं है। और हाँ, जो जब अभी की गार्ड है उन्हें उनका जनरल यहाँ पर होना ज़रूरत है, ना कि तुम। सिर्फ उन्हीं का जनरल हमारे ऊपर वार कर सकता है, ना कि तुम। और हाँ, तुम्हारे जो भी वार हम पर नहीं लगेगा, ऐसा बोलती है। तभी ना वो विच के ऊपर ना कुछ बिजली का झटका जैसा आकर गिरती है। तो वो विच ना एकदम तेज की चिल्लाती है। तभी ना एक और इंसान आकर बोलता है कि सही कहा तुमने, ये उन पर वार नहीं कर सकते, तुम दोनों पर वार नहीं कर सकते। मैं तो वार कर सकता हूँ ना, मैं अपनी गॉड के जनरल, मैं तो हूँ ना, मैं तो तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर ना वो गुस्से से देखता है। तो वो विच ना एकदम डर जाती। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या करना पड़े, क्या करे। ऐसा बोलकर वो एकदम डर जाती है। तभी ना वो दोनों एकदम डर के मजे से कांप रहे थे। तभी ना लैंसन बोलता है, वेनिंग तुम जल्द से यहाँ आओ। देखो विंग का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। वेनिंग बस सब कुछ छोड़ो, बस यहाँ आ जाओ, ऐसा बोलता है। तो वेनिंग ना एकदम दौड़कर लैंसन के पास जाता है। उस वो मौके का फायदा उठाकर वो विच और वो जनरल दोनों वहां से भाग जाते हैं। पर जो भी यहाँ पर खड़े थे उन लोगों को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे बात यहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ उनके सर के ऊपर से गया, ऐसा लग रहा था। और लैंसन की बात, वेनिंग क्या लैंसन सबसे पहले से सबको पहले से ही जानता है? वेनिंग ये कौन है? और वेनिंग के साथ जो इंसान खुद को डेमोन्स के जनरल कर रहा है, तो ये सोचा हुआ है कौन है? यहाँ पर क्या हो रहा है? और ऊपर से वो तलवार और विंग का ऐसा ड्रैगन रूप पर आना, यहाँ पर असल में चल क्या रहा है? ऐसा बोलकर सब लोग ना सिर्फ कंफ्यूजन में देख रहे थे। तभी ना मैडम यू गौर से देखती है और वो उस तलवार को देखती है जो विंग के हाथ पर था। वो एकदम चीख कर बोलती है, ये तो, ऐसा बोलती है। तो फेनमियन भी विंग तो मैडम यू की तरफ देखता है और वो भी एकदम चीखते हुए बोलता है, ये तो पिछले गार्ड डेमन गार्ड वे चांगसे की तलवार है। इसका मतलब ऐसा बोलते हैं। तभी बॉक्सर सरन बोलती है, हाँ वे चांगसे विंग का फादर है, मेरी बेटी कांगसे सरन का हस्बैंड, ऐसा बोलती है। ये बात काफी थी वहां पर जो गर्म माहौल है उसे एकदम शांत करने की। तो लैंडकोरन ना सिर्फ बॉस्टन सरन की ओर ही देखते हैं। तो बॉस्टन सरन बोलती है, तुम्हें बहुत कुछ जानने का इच्छा था ना, चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। चलो अभी हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, हमें अभी के अभी कबीला के अंदर जाना होगा, ऐसा बोलती है। तो सब लोग ना कुछ नहीं बोलते हैं। और ऊपर से मैंग्याओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा और लैंसिचन उसके हाथ में आ जाएगा। पर कभी भी क्यों उसका हर एक बात अंत में आकर बिगड़ जाता है। वो पिछले बार भी सोच रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर अचानक लैंसन गोल्डन फोनिक्स में कन्वर्ट हो गया था और अब ये बीइंग वो एक ब्लैक कलर का ड्रैगन में बदल गया है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, यही सोच रहा था और गुस्से में दांत पीस रहा था। और सब लोग कबीला के अंदर थे। सब लोग ना सिर्फ बॉक्सर सरन, लैनी और गोल्डन फोनिक्स लैंसर और रेड फोनिक्स लैंसन के ग्रैंडपा उसकी ओर ही देख रहे थे। तभी रेड फोनिक्स बोलते कि लगता कि शायद बातों को मैं ही पहले शुरू करूं, ऐसा बोलते हैं। वो बोलते कि
आखिरकार मेरे पास था इस तलवार। और हाँ, मैं विंग को पहले से ही जानता हूँ और उसके फादर को भी मैं पहले से जानता हूँ। और रही बात विंग के पास मैं न आने की, क्योंकि मैं जानता था कि अब ये वक्त सही नहीं है, इसलिए मैं कभी भी विंग कौन है ये जानते हुए भी उसका फादर का तलवार मेरे पास ही था, फिर भी मैं उसके करीब नहीं आया, कभी भी नहीं। आखिरकार मैं उसके फादर की तलवार को उसके पास दे देता तो पता नहीं सब कुछ जैसा हमने सोच रखा था वैसा हो पाएगा कि नहीं। इसलिए हमने सही वक्त का इंतज़ार किया, मैं और लैनी और बॉब्सन सरन ने। इसलिए हम खामोश थे सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि हमें सही वक्त का इंतज़ार करना था, ऐसा बोलते हैं। तो लानकरन बोलते हैं कि सच विंग को सब कुछ पहले से पता था कि वो कौन है। तो रेड फोनिक्स हंसते हैं, हाँ, क्योंकि विंग को उसके जन्म से ही उसका पिछला जन्म सब कुछ उसे याद था, क्योंकि जो पिछले गोल्डन फोनिक्स के मदर फादर थे उन्होंने अपनी गलती के चलते सब कुछ, उनकी गलती की वजह से उनकी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अब उसका बेटा दोबारा जन्म हो तो उसके साथ कुछ बुरा हो या उसका मेट उसे ना मिले। इसलिए पहले उन्होंने बहुत मिन्नतें कर कर जब विंग जन्म लिया था तभी उसके साथ उसके पिछले जन्म का मेमोरी और लैजन की मेमोरी भी उसके साथ ही बांध कर रखा था। इसलिए विंग को जन्म लेते ही उसे सारे मेमोरीज उसके पास था और इसमें लैजन की कोई गलती भी नहीं थी, वो सब कुछ भी विंग जानता था। इसलिए विंग खामोश था, वो भी सही वक्त का इंतजार कर रहा था जैसा हम कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं। तो लैनकोरिन बोलते हैं सब कुछ ठीक सही है। तो आखिरकार गोल्डन फोनिक्स और ये विंग के बाद मुझे समझ आ रहा है, पर विंग के फादर के साथ क्या हुआ। और हाँ, मैं कब से जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त कांगसे के साथ क्या हुआ है, पर मास्टर अपने कुछ भी खुलकर नहीं बताया है। बस अपने ये कहा कि विंग के मदर फादर नहीं है, पता ही है ना, वो गार्ड थे, डेमन गार्ड। हाँ, हम सबने जितना तो जाना है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, सबसे ज़्यादा गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल थे। पर ऐसा क्या हुआ कि वो भी नहीं रहे। और कांगसी सरन के साथ क्या हुआ, क्या आप कुछ बताएंगे मास्टर हमसे, ऐसा बोलते हैं। तो बाउसन सरना आंखें बंद कर बोलती, हाँ, अब सब कुछ खुलने की वक्त आ गया है तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ऐसा बोलती। तभी ना जो एक इंसान क्या बोलता है, वो इंसान आकर उस डेमन जनरल के ऊपर चीख रहा था, वो बोलता है कि हाँ, इसका शुरुआत शायद मुझसे पहले, मेरी से पहले से शुरू हुई है। इसे लगता है कि मैं ही इसे पहले से बोल सकता हूँ, ऐसा बोलकर वो बोलता है कि मेरा नाम वीमो है, वीमो। हाँ, हम डेमन्स को हमारे गार्ड के साथ ही हमारा भी जन्म होता है। हम भी जन्म से ही जाना जाते हैं कि हम किसी का सर्वेंट बनेंगे या जनरल बनेंगे। इसलिए मैं जन्म से ही जानता था कि मेरा मास्टर वे चांगसे हैं और हमारा गुरु हम सबको ट्रेन करते थे हमारे गार्ड की रक्षा करने के लिए। और वहीं पर वे यानी कि सु चांगसे भी हैं, हम सब वहीं पर थे। और ऐसा बोलता है और बोलता है कि बात बोलकर ना वो एकदम रुक जाता है। अब आगे कल देखेंगे गाइस, अब नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब भी मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए गाइस, कल देखते हैं। बाय बाय गाइस।